ओके, यस वी आर लाइव नाउ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको आज यानी कि मंडे से बोला था कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ईवीएस पेडागोजी के मैं शॉर्ट नोट स्टार्ट कर दूंगा। तो आज से आपकी ये शॉर्ट नोट्स की पहली क्लास है। आज से हमारी शॉर्ट नोट्स की क्लास स्टार्ट हो गई है। ओके, जो कि आज का कौन सा क्लास है, तो क्लास नंबर फर्स्ट है, जिसमें आज हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि आपका है पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट के बारे में बेसिक जानकारी, और यहां से क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जाते हैं उनके बारे में। ओके, तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सभी बच्चे लाइव आ जाइए और सभी के सभी बच्चे एक बार जुड़ जाइए फटाफट, क्योंकि अब तक जो है मुझे लग नहीं रहा है कि यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन गया है। ओके, मुझे लग ही रहा था यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं गया है। नहीं 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 नहीं, गया है गया है गया है गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, कोई बात नहीं, फटाफट जुड़ जाइए एक बार। एक बार मैं आप कमेंट चेक कर लेता हूँ। ओके, चलिए 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 चलिए, बिल्कुल बिल्कुल डियर, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को हाय, सभी को हेलो, सभी को नमस्कार, सभी को आदाब। जो बच्चा जैसे कनेक्ट कर सकता है वैसे कनेक्ट कर लीजिएगा। ओके, चलिए, तो मैं क्या कह रहा था आपको, मैं कह रहा था आपको आने वाले एग्जाम्स के लिए शॉर्ट नोट्स स्टार्ट कर दूंगा मैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो ये आज आपकी ईवीएस पेडागोजी की शॉर्ट नोट्स स्टार्ट हो गई है, जो कि पहली क्लास है। और हिंदी वाले ज़्यादा खुश मत होइएगा और इंग्लिश वाले उदास मत होइएगा, क्योंकि कंटेंट जो है वो आपका बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जो बच्चा जैसे पढ़ना चाहता है वैसे पढ़ लीजिए। ओके, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण के बेसिक बारे में, और यहां से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उनके बारे में। ओके, तो नोटबुक निकालिए, आज की डेट डालिए, लिख लीजिए अपना आज का टॉपिक ईवीएस पेडागोजी शॉर्ट नोट्स क्लास फर्स्ट या चैप्टर फर्स्ट पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट। अब देखो, इन्वायरमेंट कहने का मतलब, पर्यावरण कहने का मतलब क्या है। कई बार आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो ध्यान रखिएगा, इन्वायरमेंट जो है, पर्यावरण शब्द का जो उदय हुआ है वो फ्रेंच शब्द से हुआ है। कहां से हुआ है? फ्रेंच शब्द के एनवॉरन से हुआ है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है, जिसकी मीनिंग क्या होती है, तो इसका मीनिंग होता है घेरा या फिर चारों ओर, जिसे आप इंग्लिश में एन सर्कल या फिर सराउंड बोलते हो। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका इन्वायरमेंट शब्द है वो फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, फ्रेंच वर्ड से आता है, जिसका मतलब क्या होता है? घेरा या फिर चारों ओर। अतः हमारे पर्यावरण को, जो हमारे चारों ओर के भौतिक हो गए, रासायनिक हो गए तथा जैविक चीजें हो गई, यानी कि जिसे आप इंग्लिश में फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चीजें बोलते हो, वो सारा का सारा क्या है? हमारा इन्वायरमेंट है। जैसे कि एक फिगर मैंने आपको नीचे दे रखा है समझने के लिए, आप ये फिगर के द्वारा समझने की कोशिश करो। यहां पर देखो क्या है कि छोटा सा तालाब है। अब तालाब में देखो जल भी है। अब जल होगा तो जल के अंदर, तालाब के अंदर वायु भी होगी, मतलब ऑक्सीजन भी होगा। ऑक्सीजन होगा तो वहां पर जीवन होने की संभावना है, तो मछलियां भी होंगी, मेंढक भी है, मच्छर भी है, और प्रकार के भी जीव जंतु है। तो एक तालाब जो है वो पूरा का पूरा एक इन्वायरमेंट का एक छोटा सा रूप है, जिसमें आपको जैविक अजैविक दोनों कण, दोनों चीजें देखने को मिलती है। ओके, अब ये जैविक क्या होती है, अजैविक क्या होती है, कहां से इनकी उत्पत्ति हुई है, वो सारी की सारी चीजें आज हम इसमें बात करेंगे। ओके, बिल्कुल दीपक जी, ईवीएस जो हो रहा है वो पेडागोजी हो रही है। पेडागोजी जो हो रही है वो आपका शुरू से हो रही है एनसीईआरटी बुक के अनुसार, लेकिन मेन पॉइंट, ज्यादा चीजें नहीं मिलेंगी आपको, मेन पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब देखो, मैंने अभी आपको बोला जैविक और अजैविक, जिसे आप इंग्लिश में बायोटिक और अबायोटिक कहते हो। तो जैविक और अजैविक जो होती हैं वो व्यवस्थाओं में घनिष्ठ संबंध है। कैसे? तो आप एक नीचे की तरफ एक चार्ट देख रहे हो, चार्ट में आपको ये पर्यावरण हल्का सा दब रहा होगा, कोई बात नहीं, इन्वायरमेंट जिसे बोलते हैं। अब इन्वायरमेंट क्या होता है? जो हमारे चारों ओर घेरा हुआ है परितंत्र, इकोसिस्टम, उसी को ही इन्वायरमेंट बोलते हैं। अब ये परितंत्र क्या होता है? तो परितंत्र आपका वो होता है जिसमें आपके अजैविक यानी कि अबायोटिक, जैविक यानी कि बायोटिक चीजें होती हैं, वो पूरा का पूरा हमारा परितंत्र या परिस्थिति तंत्र बोलते हैं जिसे आप। ओके,
अब अजैविक में क्या होती हैं, तो सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करो तो अजैविक में वो सारी चीजें आती हैं जो कि आप ये बोल सकते एक तरीके से जीवित नहीं है, जैसे कि मृदा यानी कि भूमंडल, वायु यानी कि वायुमंडल, जल यानी कि जलमंडल। ओके, जैसे आप इंग्लिश में सॉइल, एयर एंड वाटर कहते हो, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। ओके, तो ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो कहाँ आते हैं, अजैविक में आते हैं। जैविक की बात करें तो वो जिसमें आपके सारे के सारे जीवित होते हैं, जैसे कि पौधे, पशु या सूक्ष्म जीव, जिसे आप इंग्लिश में प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स कहते हो, जो कि तालाबों के अंदर देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे से सूक्ष्म जीव होते हैं। ओके, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके जैविक कहलाएंगे। तो ये दोनों चीज मिलकर अजैविक एंड जैविक परितंत्र का निर्माण करते हैं, और परितंत्र जो होता है हमारे चारों ओर घेरा होता है, वही हमारा क्या होता है, पर्यावरण होता है। और यहीं पर वही चीज लिखने की बात करी गई है कि ये सारा का सारा जो कंपोनेंट है वो क्या कहलाता है, आपका इकोलॉजी कहलाता है, जिसे आप इकोसिस्टम, परितंत्र या परिस्थिति तंत्र भी बोल सकते हो। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात का, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पर्यावरण क्या है, तो हमारे चारों ओर का जो इकोसिस्टम है, परितंत्र है, वही हमारा क्या है, पर्यावरण है। अगर आपसे पूछा जाए परितंत्र क्या है, तो वो सारी चीजें जिसमें आपके जैविक और अजैविक चीजें आती हैं, बायोटिक और एबायोटिक आती हैं, वही हमारा परितंत्र होता है। अगर आपसे पूछा जाए अजैविक के अंदर क्या क्या आता है, तो ये तीन चीजें आती हैं, जैविक के अंदर क्या आती हैं, तो ये सारी चीजें आती हैं। ओके, तो सिंपल है, और टेंशन मत लो डियर, ये आपका सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट किसी की भी तैयारी कर रहे हो, हर जगह आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया आपको, आगे चलते हैं। आगे चलें तो यहां पर बोल रखा है सजीवों और पर्यावरणों की अंतर्निर्भरता, यानी कि जो सजीव हैं, यानी कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो और हमारे इन्वायरमेंट के बीच में क्या आपस में कोरिलेशन है, क्या आपस में वो दूसरे के एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, उसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि लिख रखा है, देखिए, आप जानते ही होंगे कि ऊर्जा सभी सजीवों का एकमात्र आधारभूत आवश्यकता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि यू मे बी अवेयर दैट एनर्जी इज द सिंगल एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग थिंग, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी आपके सजीव जीव हैं, उनकी एकमात्र आधारभूत क्या होती है, ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। और ये एनर्जी कहां से मिलती है, आप ध्यान रखिएगा, आप सभी को पता है ऊर्जा के बिना कुछ कार्य करना मुमकिन ही नहीं है, कार्य हो ही नहीं सकता है। तो इसी जैविक गतिविधियों करने के लिए हम यह ऊर्जा कहां से प्राप्त करते हैं, तो पृथ्वी पर जीवन के लिए ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत जो है वो क्या है, सूर्य है, सनलाइट है, प्रकाश है सूर्य का। ओके, लेकिन जो हम मनुष्य है ना, वो सूरज की किरणों को डायरेक्ट ऊर्जा के रूप में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल कौन करता है डायरेक्ट रूप में, तो वो करते हैं आपके पौधे, ग्रीन प्लांट्स। ओके, यहीं पर आपके वही चीज लिख रखे हैं, जैसे कि आपको भी पता है हम सूरज की डायरेक्ट ऊर्जा को लेंगे तो हम उसका इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, केवल हमें विटामिन डी मिलेगा, और विटामिन डी से तो हम सारी की सारी चीजें नहीं सीख सकते ना। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर जीवन के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो वो केवल सूर्य है, उसके अलावा कोई नहीं है। ओके, चलिए आगे बात करेंगे। अब इस सूर्य से ही आगे आगे चीजें निकल के आती हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन अर्थ इज द सन। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। यद्यपि आप यह भी जानते होंगे कि जैविक उपयोग के लिए हम ऊर्जा सीधा सूरज से लेकर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सीधा हम जो मनुष्य हैं वो सूरज से ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो कि हरे पौधे होते हैं वो सूरज के प्रकाश को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, अवशोषित करते हैं, और श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल अवशोषित करते और भोजन निर्मित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हरे मतलब कौन से पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, यानी कि प्रदूषण के लिए कमी करते हैं, तो प्रदूषण को कम करने के लिए जो हरे पौधे होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पर्यावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पौधे ले लेते हैं और वो अपने ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, जिस कारण हमारा पर्यावरण क्या होता है, स्वच्छ होता है। ओके, अब इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हरे पौधों के द्वारा या फिर पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में कहते हैं, और इसी के द्वारा भोजन बनाते हैं
पौधे। ओके, और उन्हीं पौधों को हम खाकर मानव क्या करता है, ऊर्जा ग्रहण करता है। तो देख लो, इनडायरेक्ट भले ही हम सूरज की रोशनी को डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन पौधे जो होते हैं वो सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को विकसित करते हैं और फ्रूट्स उत्पन्न करते हैं, और उन्हीं फ्रूट, लीफ या फिर स्टेम्स को खाकर मनुष्य क्या करता है, इनडायरेक्ट ऊर्जा प्राप्त करता है, एनर्जी प्राप्त करता है। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन यहां से पूछे जा चुके हैं। आगे भी आपको मैं वीडियो के एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने आपके ऐड कर रखे हैं इसमें, तो उन क्वेश्चन को जरूर लगाकर देखिएगा कि कितना समझ में आया आपको। ठीक है, यहां से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चलिए, अब यहां पर वही चीज बता रखी है जो कि मैंने अभी आपको बताया। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ साथ में और भी चीजें होंगी, यहां पर लिख नहीं रखा, चलिए आगे लिख देगा। इसका कहने का मतलब है जो फोटोसिंथेसिस होती है ना, ये क्या करता है, इसके द्वारा प्लांट्स अपने फूड को बनाता है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ग्रीन प्लांट्स का एक एग्जांपल दिया गया है। ये डायरेक्टली सनलाइट को ले रहा है और फूड को बना रहा है। फूड को बनाकर हम इसी पेड़ के इस्तेमाल करके ऊर्जा लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। तो यहां पर आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जीवों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब ये क्या है, तो ध्यान रखिएगा, जो हम परिस्थिति तंत्र या फिर परितंत्र में जंतुओं, पौधों और सूक्ष्म जीवों को, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, कुछ सूक्ष्म जीव भी है जो कि तालाब वगैरह या अलग अलग फंगी, जो फंगस वगैरह होते हैं, उन रूप में आपको देखने को मिलते हैं। ओके, बच्चे कह रहे हैं क्लास का टाइमिंग क्या है, तो क्लास का टाइमिंग डियर दोपहर में 12 बजे है। ठीक है, 12:15, सॉरी 12 बजे नहीं है, 12:15 पर है। फिर 2 बजे आपकी साइंस की क्लास होगी। अभी आज से शुरू है, 2 बजे अपनी साइंस की क्लास ले लीजिएगा और रात में 9 बजे होती है। ठीक है, टाइमिंग नोट डाउन कर लो। चलिए, सूक्ष्म जीव भी है, पौधे भी है, जंतु भी है, और उन्हीं के द्वारा हम क्या करते हैं, उन्हीं के द्वारा हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और उन्हीं की निर्जीव वस्तु और भौतिक वातावरण पर निर्भरता के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। यानी कि इन्हीं जंतु, पौधों और सूक्ष्म जीवों को उनके आधारभूत विशेषताओं के अनुसार हम उसको कैसे कर सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं, उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उनको अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं। किस किस रूप में, पहला उत्पादक, जिसे आप इंग्लिश में इसको क्या बोलते हो, प्रोड्यूसर बोलते हो। दूसरा उपभोक्ता, जिसको आप कंज्यूमर बोलते हो, और तीसरा ओके, तो तीनों के तीनों चीजों को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जीवों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, जिसे आप इंग्लिश में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर कहा जाता है। और यहां से आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, रात में कौन सी 9 बजे क्लासेस चल रही है, तो रात में 9 बजे योगेश सर की सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं, ये जो आपके उपभोक्ता, उत्पादक और अपघटक होते हैं, ये होते कहां हैं और यहां पर कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। पहले हम समझ लेते हैं उत्पादक के बारे में, प्रोड्यूसर के बारे में। ओके, ऐप डाउनलोड करना होगा डियर, किस चीज के लिए ऐप डाउनलोड करना होगा, अगर आपको पीडीएफ वगैरह लेना है तो हाँ जी, ऐप डाउनलोड करना होगा। ओके, तो पहले हम बात कर लेते हैं उत्पादक के बारे में। अब ये क्या है, तो हरे पौधे, ध्यान रखिएगा कौन से पौधे, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिजों तथा हरित लवक नामक विशिष्ट लवक की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस जो होती है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है, उसके अंदर पौधे किस किस का इस्तेमाल करते हैं, तो सूरज के प्रकाश का, कार्बन डाइऑक्साइड का, जल का, खनिज का और हरित लवक, जिसे आप इंग्लिश में क्लोरोफिल भी कहते हो। और पत्तों के हरे रंग होने का कारण यही होता है, क्लोरोफिल। ओके, इनकी सहायता से जो है वो पौधे क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। और पौधों को क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है, प्रोड्यूसर कहा जाता है। आप सभी को पता है, अगर कोई चीज आप बना रहे हो तो आपको क्या कहा जाएगा, प्रोड्यूसर कहा जाएगा। आप उत्पादन कर रहे हो ना उस चीज का, तो क्या करा जाएगा, पौधों को वो उत्पादक कहा जाता है। मनुष्य कभी भी उत्पादक की श्रेणी में नहीं आता। मनुष्य कभी भी अपना भोजन खुद नहीं बनाता, वो दूसरों के ऊपर निर्भर होता है। चाहे वो पौधों के ऊपर हो, चाहे वो शाकाहारी हो, मांसाहारी होगा तो मांस के ऊपर होगा, और दोनों के लिए तो दोनों के ऊपर निर्भर होगा। ओके, तो हरे पौधे ही केवल जो है वो उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका उपभोक्ता। प्रोड्यूसर तो मैंने आपको समझा दिया, इंग्लिश वाले यहां पर पढ़ सकते हो, देखो क्लोरोफिल लिख रखा है। यही जो होता है प्लांट्स की पत्तियों को हरा करने में, प्लांट्स को हरा करने में रोल निभाता है। ठीक है,
चलिए अब बात कर लेते हैं उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर के बारे में। अब ये क्या होता है, तो वह जीव जो हरे पौधे यानी कि उत्पादकों का भक्षण करते हैं यानी कि उनको खाते हैं, उपभोक्ता समूह में आते हैं। अब यहां पर आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखिएगा, वह पौधे मतलब वह जीव जो हरे पौधों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनको क्या कहा जाता है, उपभोक्ता कहा जाता है। अब इसके अंदर चाहे वो शाकाहारी हो, चाहे वो मांसाहारी हो, या फिर चाहे वो सर्वाहारी हो, यानी कि जो दोनों चीज का खाता हो उसको क्या करता हो, उसको इस्तेमाल करता हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, चाहे वो हर्मीवोरस हो, कार्निवोरस हो, या फिर आपका किसी भी प्रकार का हो, वो आप क्या कहलाएगा, आपका उपभोक्ता कहलाएगा, कंज्यूमर कहलाएगा। और मनुष्य जो होता है वो इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। और डियर अभी जो है केवल आप पढ़ने पर ध्यान दो, मेरा पढ़ाने पर ध्यान है। वीडियो के एंड में जब क्वेश्चन करेंगे ना तो बिल्कुल आपके क्वेश्चनों को भी लिया जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरों शब्दों में हम उपभोक्ताओं को शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, और परजीवी जैसे समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के, शाकाहारी, मांसाहारी, एक जो हरे पौधे खाता है, एक वो जो मांस केवल खाता है, सर्वाहारी जो होता है वो मांस और पौधे दोनों खाता है, परजीवी जो वो होते हैं जैसे कि मच्छर, जैसे कि जूं, ये क्या होते हैं, परजीवी होते हैं जो कि दूसरों के खून के ऊपर जिंदा रहते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, हार्मीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड पेस्टिसाइड्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके, वो आपके उपभोक्ता यानी कि उत्पादक, जो आपके कंज्यूमर्स होते हैं उसके अंतर्गत आते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए अब बात करें तो खाद्य पदार्थों के प्रकार के आधार पर उपभोक्ताओं को 3 समूह में बांटा जा सकता है। कितने भागों में बांटा जा सकता है उपभोक्ता को? 3 प्रकार में। कौन कौन से? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। ये 3 प्रकार के उपभोक्ताओं में बांटा गया है, किसको? कंज्यूमर को। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना समझ में आ गया। आपको ध्यान रखिएगा कंज्यूमर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय उपभोक्ताओं के अंतर्गत। अब ये प्राथमिक में कौन आते हैं, द्वितीय में क्या आते हैं और तृतीय में कौन आते हैं? क्वेश्चन डायरेक्टली आपके यहीं से ही पूछे जाते हैं। तो एक ये फिगर देखो और इस फिगर के द्वारा समझने की कोशिश करो, और इसी को हम क्या कहते हैं? फूड चेन। आप सभी को पता है यूपी टेट में यहां से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, सी टेट में आपके यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सी टेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एमपी टेट में भी पूछे जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। ठीक है, चलिए अब ये देखो, पहली बात आई उत्पादक यानी कि आपके प्रोड्यूसर की। कौन से? ग्रीन प्लांट। अभी मैंने आपको बताया जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो आपके उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर कहलाते हैं। ये जो होते हैं वो सनलाइट को, किसको? सनलाइट के द्वारा अपने पौधे का, या फिर उसके अलावा और भी चीजें होती हैं, मेन आपका सूर्य की ऊर्जा भी इस्तेमाल की जाती है, उसके द्वारा अपना भोजन बनाता है और बड़ा होता है। अब ये धीरे धीरे बड़ा होगा, जैसे कि टिड्डे हो गए। अब टिड्डे जो होते हैं वो क्या कहलाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएंगे, यानी कि फर्स्ट कंज्यूमर कहलाएंगे। क्यों? सॉरी, कंज्यूमर कहलाएंगे। तो ये क्यों? क्योंकि ये जो टिड्डे होते हैं वो पौधों के ऊपर बैठकर इनकी पत्तियों को, इनके फल फ्रूट को खा लेते हैं। तो ये किसके अंदर आ जाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ताओं के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है आपका मेंढक। मेंढक क्या हुआ? द्वितीय उपभोक्ता हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो है वो टिड्डों को खा लेता है। क्या हुआ? ये मांसाहारी, टिड्डों को खा लेता है। टिड्डा पत्तों को खा रहा था, टिड्डे को क्या खा रहा था? ये मेंढक। तो ये क्या कहलाया? द्वितीय उपभोक्ता। फिर आ जाता आपका तृतीय उपभोक्ता के अंदर कौन? सांप। सांप जो है वो मेंढक को खा लेता है। अब इस सांप को कौन खाता है? तो चाहे वो चील हो गया, गिद्ध हो गया, ये आपके चतुर्थ उपभोक्ता होते हैं। वैसे मेन आपके 3 ही होते हैं, 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वैसे आपको चील गिद्ध को कोई और खाएगा तो वो क्या कहलाएगा? 5वें उपभोक्ता कहलाएगा। तो आपके ऑप्शन में जिस हिसाब से ऑप्शन होंगे ना, उस हिसाब से इसका आंसर लगाइएगा। बस आप इतना ध्यान रखिएगा, प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? ये आपके शाकाहारी होते हैं और बाकी सारे मांसाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जैसे कि टिड्डा है, कभी इसको मांस खाते हुए आपने देखा है? नहीं, ये हरी पत्तियों पर जिंदा होता है। तो ये क्या कहलाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी कहलाएगा। बाकी आपके शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो सकते हैं, लेकिन प्योर शाकाहारी नहीं होगा। ओके, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शाकाहारी कौन होता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ओके, ये सारी की सारी चीजें आपको फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश करी थी, आ गया होगा आपको समझ में।
चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल डियर, मेंढक को सांप और सांप को चील खाता है या गिद्ध खाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं वही फिगर के द्वारा जो मैंने अभी आपको समझाया, वही चीजें आपको यहां पर लिख रखी है। प्राथमिक उपभोक्ता वो कहलाता है जो कि उत्पादकों या फिर हरे पौधों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे कि यहाँ पर टिड्डा हो गया, कीट हो गए, गाय हो गया, खरगोश हो गया, ये सारे के सारे पशु क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता वो होते हैं जो कि आपके प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल के रूप में मेंढक। ठीक है। तृतीय उपभोक्ता वो होते हैं जो कि आपके द्वितीय उपभोक्ता को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के रूप में सांप। और सांप को कौन खाता है? गिद्ध या चील। वो क्या कहलाएंगे? आपके चतुर्थ उपभोक्ता। ओके, तो वही सारी चीजें आपके दोबारा रिपीट हो गई है, बस आपको इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, वैसे फिगर के द्वारा मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करी थी। चलिए इतना समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब बात कर रहे थे तीसरे के बारे में, जो कि मैंने आपको दो भाग बताए थे। एक आपका शुरू में जब मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा था, तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया था? पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता। उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब बात कर लेते हैं अपघटक के बारे में। ठीक है, तो लिख लीजिए डिकम्पोजर यानी कि अपघटक। अब ये कौन होते हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, अपघटक जो होते हैं वो शाकाहारी भी होते हैं और वो मांसाहारी भी होते हैं। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि अपघटक यानी कि डिकम्पोजर जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं कि मांसाहारी, तो ध्यान रखिएगा ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। कैसे? तो ध्यान रखिएगा, जब आपके मट्टी में आपके केंचुए वगैरह देखे होंगे, आपने फंगी वगैरह देखे होंगे, तो मट्टी को क्या करते हैं? वो काफी ज्यादा खोखला कर देते हैं और मट्टी को उपजाऊ बना देते हैं। और वैसे ही अगर कोई जीव मर जाता है तो उन जीवों को धीरे धीरे खाकर खत्म करने कौन करता है काम? वो डिकम्पोजर ही काम करता है और लास्ट में उसकी खाद बना देता है, जो कि मट्टी के लिए क्या कहलाता है? उत्पादन, यानी कि उसकी ऊर्जा शक्ति बढ़ाता है। तो वो क्या कहलाएगा? आपका डिकम्पोजर। अपघटक क्या कहलाएगा? शाकाहारी भी कहलाएगा और मांसाहारी भी कहलाएगा, जिसमें आपके सभी के सभी जीवाणु और कवक जो होते हैं ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं? आपके जैविक में आ जाते हैं, ये जीवित होते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, अपघटक क्या होते हैं? मरे हुए को भी खाते हैं और मट्टी में मिलकर मट्टी को, या फिर सूखे पत्तियों में मिलकर सूखे पत्तियों को खाद में भी बदलते हैं। इसी के लिए इनको डिकम्पोजर कहा जाता है। ओके, बिल्कुल। चलिए सभी को समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब चलते हैं आगे। अब यहां पर इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी अभी मैंने आपको एक फिगर के द्वारा बताया फूड चेन के बारे में, अब बता रहा हूं मैं आपको फूड वेब के बारे में, यानी कि खाद्य जाल के बारे में, कि कौन किस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको जो फूड चेन बताया था वो एक एक चीज बताई थी। अब यहां पर देखो, जैसे कि ये हो गया ग्रीन प्लांट यानी कि प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक। ठीक है, अब इसको टिड्डा भी खा सकता है, चूहा भी खा सकता है, या फिर जो आपके कैटरपिलर होते हैं वो भी खा सकते हैं। अब इन कैटरपिलर को कौन खाता है? चिड़िया खा लेती है, यानी कि द्वितीय उपभोक्ता। चूहों को कौन खा लेता है? सांप खा लेता है। चिड़िया को कौन खा लेता है? सांप खा लेता है। मेंढक को कौन खा लेता है? सांप खा लेता है। और मेंढक किसको खाता है? वो टिड्डों को खाएगा या फिर इन जो कैटरपिलर होते हैं इनको खा लेगा। और ये हो गया आपका तृतीय उपभोक्ता। और सांप को कौन खा लेगा? गिद्ध खा लेगा। यानी कि सांप जो केवल मेंढक पर भी नहीं होता, वो चिड़िया को भी खा सकता है, वो चूहों को भी खा सकता है। ओके, तो ये क्या हो गया? एक तरीके का जाल हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक पूरी तरीके से सारी चीज को समझाने के लिए एक पशु, एक जीव जो होता है एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है, अलग अलग फूड के ऊपर निर्भर होता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो फूड वेब यानी कि खाद्य जाल कहलाता है। ओके, तो ये पूरा का पूरा चार्ट अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। बस ये मत ध्यान रख लेगा कि चिड़िया द्वितीय उपभोक्ता के अंदर आता है, नहीं डियर, ये तृतीय में भी आ सकता है और आगे भी जा सकता है। बस आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें जो ऑप्शन होंगे ना, उस ऑप्शन को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है डियर, टाइमिंग में आपको कई बार बोल चुका हूं, 12:15 पर आपकी टाइमिंग होती है, 12:15 पर आपकी ईवीएस की क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। चलिए अब यही बात ध्यान रखिएगा, फूड जाल के अंदर आपके जो डिकम्पोजर होते हैं वो भी आते हैं, यानी कि जो अपघटक होते हैं वो भी आते हैं, उत्पादक भी आते हैं और उपभोक्ता भी आते हैं, लेकिन फूड चेन में नहीं आते हैं तीनों के तीनों। ठीक है, वो अलग अलग आते हैं फिर। चलिए समझ में आ गया ये पूरा का पूरा फिगर, आगे चलते हैं। अब आगे बात करी जाए तो यहां पर वही खाद्य जाल यानी कि फूड वेब को समझाने की बात करी गई है आपको, कि हमारे परितंत्र में मात्र एक खाद्य श्रृंखला की
चर्चा की है, यानी कि जो मैंने आपको एक फूड चेन बताया था वो केवल उसकी चर्चा करी है, लेकिन हमारे परितंत्र में कई खाद्य श्रृंखला हो सकती है। जैसे कि मैंने अभी आपको ये वाला चार्ट दिखाया था, ये वाला फिगर दिखाया था, देख सकते हो चूहा जो है वो सांप जो है चूहे को भी खाता है, चिड़िया को भी खाता है, मेंढक को भी खाता है। तो चिड़िया केवल जो चूहा है वो मतलब जो सांप है वो केवल मेंढक पे ही आश्रित नहीं है। ओके, इसलिए जब एक जीव कई चीजों को खा सकता है तो उसको हम क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं, यानी कि फूड वेब कहते हैं हमारे इकोसिस्टम में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। फूड चेन में अलग अलग प्रकार की चीजें आ जाती हैं, जो एक जीव जो होता है वो अलग अलग चीजों को खा सकता है, तो हम उसको फूड वेब कहते हैं। ठीक है, शाकाहारी प्लीज डिस्क्राइब। डियर, मैंने अभी आपको बताया शाकाहारी वो जो कि केवल पत्तियां, पौधों, जड़, फल वगैरह पर जीवित होते हैं, यानी कि वो मांस को हाथ नहीं लगाते, मांस को वो नहीं खाते। ठीक है, वो होते हैं शाकाहारी। जो केवल मांस को खाते हैं वो कहलाते हैं आपके मांसाहारी, और जो ये दोनों को खा सकते हैं उसको सर्वाहारी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में मनुष्य कभी भी ना ही शाकाहारी होता है और ना ही मांसाहारी होता है। मनुष्य हमेशा सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। बस हम अपने आप को तसल्ली देने के लिए हम कभी अपने आप को शाकाहारी बता देते हैं और हम कभी अपने आप को मांसाहारी बता देते हैं। ओके, तो आप में से जो बच्चा मांस और पेड़ पौधे जैसे कि पालक वगैरह भी खाते हो तो आप क्या कहलाओगे, शाकाहारी कहलाओगे। ओके, चलिए, तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपका पूरा चैप्टर जो है वो आपका समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। चलिए, अब आपको यहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं उस चीज को समझाने से पहले आपको एक ये चीज समझ लीजिए कि ये पूरे के पूरे चैप्टर में आपको पेडागोजी क्या निकल के आई, क्योंकि पेडागोजी भी पूछी जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार बच्चों से खाद्य श्रृंखला की व्याख्या को कहा जा सकता है, यानी कि जो उसकी व्याख्या है उसको समझा सकते हो। किस प्रकार से, फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप बच्चों से पूछ सकते हो कि आपने लास्ट नाइट यानी कि आखिरी रात में क्या खाया था। तो कई बच्चे बोलेंगे सर हम दूध पीकर सोते हैं, कई बच्चों बोलेंगे सर हमने राजमा खाया था, कई बच्चे बोलेंगे कि हमने रोटी और सब्जी खाई थी। तो आप उनसे पूछ सकते हो कि वो कहाँ से प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में किसी बच्चे ने दूध पिया तो सूर्य से यानी कि सूरज की किरण से चारा बना यानी कि मक्का बना, मक्के को खाकर गाय तंदुरुस्त हुई तो उसने दूध दिया, और दूध कहां पर पहुंचा, मनुष्य के पास पहुंचा। तो ऐसे एग्जाम्पल देकर आप बच्चों को समझा सकते हो, बच्चों को बता सकते हो, ताकि वो अपने दैनिक जीवन से भी क्या कर सके, अनुभव प्राप्त कर सके। मेन बात यहां पर यह है कि बच्चों को दैनिक जीवन से हमें जोड़ना है और दैनिक जीवन के अनुभव से बच्चों को सिखाना है। ओके, और वहीं पर ही अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों को खाद्य श्रृंखला समझाने की सहायता के लिए आप क्या कर सकते हो, तो आप उसके लिए विभिन्न प्रकार के चित्रों वाले कार्डों का इस्तेमाल कर सकते हो। अलग अलग चित्र जिसमें कार्डों में बने हो, और उन कार्डों का इस्तेमाल करके, चाहे वो कूट वाले रंग हो यानी कलर वाले कार्ड हो, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट हो, कैसे भी हो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि हरा जो होगा वो उत्पादकों के लिए, पीला जो होगा वो शाकाहारी के लिए, लाल जो होगा वो मांसाहारी के लिए, नारंगी जो होगा वो सर्वाहारी के लिए, और नीला जो होगा वो अपघटकों के लिए। ऐसे कार्डों का आप इस्तेमाल करके बच्चों को समझा सकते हो फूड चेन के बारे में, फूड वेब के बारे में। ओके, तो ये दो प्रकार की पेडागोजी निकल के आई आपकी यहां से। तो किसी भी प्रकार का पेडागोजी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताइए इस चीज को। ठीक है, प्रदीप कुमार कह रहे हैं सर पीडीएफ कहां से मिलेगी। तो डियर अभी मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ कहां से मिलेगी, पहले आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, तो यहां पर आपका चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है, पहला चैप्टर इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण। चलिए, यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उनको लगाइए। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, द एग्जाम्पल ऑफ एन इकोसिस्टम यानी कि परिस्थिति तंत्र या जो आपकी परितंत्र होता है, कुछ भी लिख सकता है, का उदाहरण है। क्या उदाहरण है, जल्दी से बताइए, सही आंसर क्या होगा इसका। बिल्कुल डियर, ये सीटेट के लिए भी है, यूपी टेट के लिए भी है, एमपी टेट के लिए भी है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको बता तो रहा हूं डियर, बाकी शॉर्ट नोट्स जो है आपकी आने वाले सीटेट में बहुत काम देगा। बिल्कुल एनसीईआरटी, ध्यान रखिएगा कहां से पढ़ाया जा रहा है, एनसीईआरटी। पूरे यूट्यूब पर उठाकर देख लो और पेड कोर्सेज भी ले लो, ये वाला जो होगा आपको पता ही नहीं होगा कौन पढ़ा रहा है, कहां से पढ़ा रहा है। क्यों, क्योंकि इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। आपको मैं पढ़ा रहा हूं क्यों, क्योंकि मैं आपको चाहता हूं अच्छे से अच्छे नंबर मिले। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी फैक्ट है, एनसीईआरटी की एक बुक है अलग अलग प्रकार के ऑथरों की। ठीक है, तो वहां से पूरा का पूरा आपको समझाया जा रहा है, जो कि मैं अपनी पेड क्लासेस में पढ़ाता हूं बच्चों को।
चलिए बच्चे कह रहे हैं बी इसका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है। बी जो है आपका सही आंसर होगा पौंड। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था छोटे से तालाब का। तालाब के अंदर जो होते हैं वो जैविक और अजैविक दोनों होते हैं, और जैविक और अजैविक जहां पर होंगे वही क्या कहलाएगा? आपका इकोसिस्टम कहलाएगा। यहां पर देखो जल भी है, वायु भी है, मछली भी है यानी कि जीव भी है, पौधे भी हैं, तो ये क्या कहलाया? आपका एक छोटा सा इकोसिस्टम कहलाया। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जीवीय कारक नहीं है यानी कि बायोटिक फैक्टर नहीं है? अबायोटिक और बायोटिक मैंने दोनों समझाए थे, जल्दी से बताइए इसमें से कौन सा एक बायोटिक नहीं है, नॉट ए बायोटिक फैक्टर, जल्दी से बताओ यार। पुष्पा प्रजापति कह रही है सर आप यूट्यूब पर बेस्ट हो, थैंक यू डियर। बिल्कुल पौंड ही तो होगा, मैंने तालाब ही तो बताया डियर, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? चलिए बच्चे कह रहे हैं यहां पर डी यानी कि ओके डी सही आंसर लगाया जिस जिस बच्चे ने लगाया। रॉक्स यानी कि प्रस्तर, ये क्या होते हैं? पत्थर होते हैं। पत्थर जो होते हैं आप सभी को पता जीवित तो होते नहीं है, वो हिलडुल थोड़ी सकते हैं, सांस थोड़ी ले सकते हैं, भोजन थोड़ी बना सकते हैं। बाकी सारे के सारे जो हैं वो जैविक है, बायोटिक है। अभी मैंने आपको अबायोटिक, जैविक और अजैविक दोनों समझाए थे। तो ऑप्शन नंबर डी जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सही आंसर बताइए। द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जियो इकोसिस्टम, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा? जो हमारा भू परिस्थितिक तंत्र या परितंत्र जो होता है उसका ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो मैंने आपको बोला था केवल सूर्य है ऊर्जा का स्रोत, यानी कि सन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन जो है एक और तरीके से पूछा जाता है घुमा के, वो मैं अभी आपको करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कैरिड आउट बाय यानी कि संपादित होता है, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा? बच्चे कह रहे हैं सर ये सीटेट में नहीं पूछा जाता। डियर जो पूछा जाता है वो भी है और जो नहीं पूछा जाता वो भी है। अब यहां पर ये थोड़ी है कि जो चीज पूछी जा रही है वो अगली बार पूछी, मतलब जो चीज पूछ रहे हो केवल वही रिपीट होती जाएगी। बच्चे कहने का मतलब यहां पर ये है जो चीज पूछी जा रही है केवल वही पढ़ाओ। अरे डियर कहने का मतलब आपका पेपर जो है वो एनसीईआरटी से पूछा जाता है, और एनसीईआरटी का ये पहला ही चैप्टर है। ठीक है, पेडागोजी का अगर आप पढ़ोगे तो ये पहला ही चैप्टर है। तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, चाहे पूछा जाता हो या ना पूछा जाता हो, आपको सारी चीजें डिटेल में बताना मेरा फर्ज है। आपको लगता है नहीं पूछा जाता तो मत पढ़िए, और मैं अभी आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगा कि सीटेट में पूछा गया है कि नहीं पूछा गया। ठीक है, चलिए प्रकाश संश्लेषण और पेपर, यकीन नहीं है तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों उठाकर देख लो, आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण जो है वो कौन करता है? अभी अभी मैंने आपको बताया था केवल हरे पौधे करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जिस जिस बच्चों ने लगाया था ग्रीन प्लांट वो बिल्कुल सही आंसर लगाया था। ओके, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। ओके, फूड चेन जो है उसमें हार्मिवोरस होते हैं, वो किस में होते हैं? मैंने आपको पढ़ाते हुए समझाया था किसके अंदर शाकाहारी होते हैं, जल्दी से बताइए किसके अंदर होते हैं शाकाहारी? बच्चे कह रहे हैं कि सर और प्रीवियस ईयर पेपर करवा दीजिए। तो डियर ईवीएस जो है पेडागोजी हो चाहे कंटेंट हो, 2011 से लेकर 2019 के पेपर मैं आपको करवा चुका हूं। नहीं देखें तो प्लेलिस्ट मैंने आपको अलग से बना रखा है, विद फैक्ट के अनुसार जाकर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। डियर मैंने आपको बोला था उत्पादक जो होते हैं वो नहीं होगा, प्राथमिक उपभोक्ता होगा। जैसे कि टिड्डी वो कंज्यूमर में आता है, प्रोड्यूसर में नहीं आता है। ठीक है, तो शाकाहारी कौन होते हैं? वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ना कि उत्पादक होते हैं। यही आपको ध्यान रखना है, उत्पादक है कि उपभोक्ता है। तो ऑप्शन नंबर बी जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था। अच्छी तरीके से तो मैं आपको पढ़ाते हुए चल रहा था, बच्चों ने समझने में कंफ्यूजन कर दी। ऑप्शन प्राथमिक प्राथमिक दे दिया और खुश हो गए बच्चे। ए नहीं होगा, बी होगा इसका, बिल्कुल बी इसका सही होगा। टिड्डी था, ये जो थे टिड्डी, कीड़े, गाय, खरगोश, ये सारे के सारे प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर आते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता ही शाकाहारी होते हैं। समझाया तो था मैंने अभी आपको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो आपके परिस्थितिक तंत्र होते हैं यानी कि जो इकोसिस्टम होता है, परितंत्र जो होता है, के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? ओके, यानी कि जो हमारा इकोसिस्टम है इसके क्या कहा जाता है? सर्कलिंग ऑफ एलिमेंट्स को, जो आपका साइकिलिंग है, सर्कलिंग नहीं है, चलिए साइकिलिंग है, जो आपके साइकिलिंग ऑफ एलिमेंट्स है जो आपके इकोसिस्टम में, उसको क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए। बच्चे कह रहे हैं सर ये नोट्स टेलीग्राम पर मिलेंगे। नहीं डियर, ये नोट्स टेलीग्राम पर नहीं मिलेंगे, ये आपको हमारा एप्लीकेशन है जो वहां पर मिलेंगे, डीके एकेडमी पर, और वो भी थोड़े दिनों के बाद मिलेंगे, अभी नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपका देखा कि यूट्यूब पर बहुत बच्चे, मतलब बहुत व्यक्ति जो हैं वो हमारा कंटेंट उठाकर चोरी करके पढ़ा रहे हैं। आप कुछ कर नहीं सकते, तो कॉपीराइट करने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा और उसके बाद आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चे कह रहे हैं 6th का बी। नहीं डियर, अभी तो मैंने आपको पढ़ाया था। कौन सा क्वेश्चन था? ओके, ये रहा। देखो यहां पर क्या बोल रखा है कि सोर्स ऑफ एनर्जी जियो इकोसिस्टम। क्या कह रहा है? जियो इकोसिस्टम, जो यानी कि हमारा भूपरितंत्र है उसके अंदर। क्वेश्चन में ही आपका आंसर था। तो यहां पर जियो कहां पर है? तो यहां पर केवल बायो भूभाग रासायनिक चक्र, यानी कि बायो जियो केमिकल सर्कल जो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था। बिल्कुल बच्चों, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जब पढ़ा रहा था, पॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं। कैसे? किस चीज को ऑब्जर्व करके? जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। चलिए बच्चे कह रहे हैं 7th का बी। बी क्या है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। कार्बन डाइऑक्साइड को वो छोड़ और लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, जिसके कारण हमारा पॉल्यूशन कम होता है हमारे इन्वायरमेंट का। तो ऑप्शन नंबर बी, जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शॉक होते हैं वो क्या होते हैं? जल्दी से बताइए। जो लाइकेन होते हैं वो क्या होते हैं? जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ सही आंसर क्या होगा इसका। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर लगाया जिस जिस बच्चे ने इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4th लगाया, सहजीवी यानी कि सिम्बियोटिक्स। अभी मैंने आपको बोला था कि हमारे पर्यावरण के अंदर जैविक और अजैविक होते हैं, जिसमें जैविक में मैंने आपको बताया था सहजीवी जो होते हैं वही क्या कहलाता है, उसका एक उदाहरण क्या है? फंगी बताया था मैंने आपको। उसी के साथ साथ में जो शौक होते हैं वो भी आपके सहजीवी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस बच्चों ने आंसर लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? जल्दी से बताइए। इन्वायरमेंट की डेफिनेशन बताना, डिफाइन करना है। जल्दी से बताइए पर्यावरण की परिभाषा क्या है। मैंने आपको बताया था पर्यावरण हम उसे कहते हैं जो हमारा परितंत्र है, यानी कि जो हमारे चारों ओर है घेरा हुआ है उसको। और उसी के साथ साथ में परितंत्र के अंदर क्या क्या आता है? तो आपके अंदर जैविक और अजैविक दोनों आता है, बायोटिक और अबायोटिक दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कई बच्चे कह रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर 3rd होगा, चीजें जो हमको घेरती हैं। तो डियर, जो हमारे चारों ओर है ना वो है, केवल चीजें नहीं है, चीजें हमें चारों ओर से घेरती हैं। क्या है मतलब? कहने का तात्पर्य है यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल के रूप में आप अपने चारों तरफ कंबल लपेट लोगे तो इकोसिस्टम कहलाएगा? नहीं, वो केवल जिसमें आपके अबायोटिक और बायोटिक दोनों हो, जैविक और अजैविक हो, वो आपका पर्यावरण होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, समझाया तो था मैंने आपको। बिल्कुल डियर, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो थोड़ी देर में आपको इस आपके हमारे जो चैनल है उसमें दिख जाएगी, आप बाद में भी देख सकते हो इसको। ठीक है, चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? ओके, सेकेंडरी कंज्यूमर बताना है आपको। जल्दी से बताइए। आप देखो यहाँ पर ऑप्शन चेंज हो गए, हाथी, सांप, शेर और बकरी हो गए। तो जिस हिसाब से ऑप्शन हो गए उस हिसाब से आपको आंसर चुनना होगा, एक दूसरे के साथ कोरिलेट करके। तो बताइए द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन सा हो सकता है इसमें? जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। बच्चे कह रहे हैं स्नेक, ऑप्शन नंबर बी। डियर, पीडीएफ के लिए आईडी जो मांग रहा है वो आपकी अपनी गूगल की आईडी मांग रहा है। गूगल की आईडी दे दो, आप वहां पर एंटर हो जाओगे। ठीक है, आपका जो जीमेल आईडी होगी वो मांग रहा है एंट्री के लिए। बिल्कुल, जिस जिस बच्चे ने इसका ऑप्शन नंबर 2 लगाया सांप, वो बिल्कुल सही आंसर लगाया। क्यों? क्योंकि हाथी हो गया और बकरी हो गया, ये दोनों के दोनों क्या है? फर्स्ट कंज्यूमर है। क्या है आपके? फर्स्ट कंज्यूमर है, प्राथमिक श्रेणी के अंदर आते हैं। सांप जो है वो द्वितीय श्रेणी के अंदर आएगा और शेर जो है वो तृतीय श्रेणी के अंदर आएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ऑप्शन नंबर 2 जिस जिस बच्चों ने लगाया था वो बिल्कुल सही आंसर लगाया था।
क्योंकि हाथी भी मांस नहीं खाता है और बकरी भी नहीं खाते, ये दोनों पौधों के ऊपर जीवित रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। घास, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ध्यान रखिएगा। जो घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र होते हैं कि खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। ओके, जल्दी से बताइए, फूड चेन के अंदर जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है उसके अंदर टॉप कंज्यूमर कौन से होते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, जो जीवाणु होते हैं, या मांसाहारी या शाकाहारी दोनों होते हैं? जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बच्चे कह रहे हैं तीसरी श्रेणी का। डियर, आपको मैं बोलता रहा हूं ऑप्शन के हिसाब से चेक करना पड़ेगा कि दूसरी श्रेणी का है कि तीसरी श्रेणी का है। ओके, चलिए बच्चे कह रहे हैं 11th का बी। बिल्कुल, जिस जिस बच्चों ने इसका 11th का बी लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। कैसे? अब देखो यहां पर क्या बोल रखा है, सबसे उच्च श्रेणी का घास भूमि स्थल में। अब घास भूमि स्थल यानी घास उत्पन्न हो रखी है, प्रोड्यूस हो रखी है, इसको कौन खाएगा? टिड्डे खाएंगे। यानी कि टिड्डे कहां ऊपर हो गए? प्राथमिक पर। घास की भूमि पर कौन होंगे? टिड्डे। और टिड्डे को कौन खाएगा? वो जो मांसाहारी हो, फॉर एग्जाम्पल के रूप में बकरी, फॉर एग्जाम्पल के रूप में चूहे, इन सभी को कौन खाएगा? सांप खाएंगे। तो क्या हो गया आपका, यहां पर मांसाहारी ज्यादा रूप में मिलते हैं। सबसे ज्यादा उच्च स्तर जो होता है यहां पर कार्निवोरस का होता है। ओके, तो जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर 2 लगाया था वो बिल्कुल सही आंसर लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से बताइए। द मेन इकोसिस्टम इज सोर्स ऑफ एनर्जी इज एन, यानी कि जो आपका परितंत्र होता है उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अब यहां पर मुख्य स्रोत अभी मैंने आपको बोला, वहां पर सूर्य दे रखा था, यहां पर सनलाइट दे रखा है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो आपका सही आंसर होगा। ओके, सूर्य का प्रकाश इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर? जल्दी से बताइए कि आपका जो अजैविक घटक होते हैं वो जैव मंडल में कौन सा नहीं, पूछा है ना। ओके, जैव मंडल में कौन सा अजैविक घटक नहीं है? ओके, नहीं है तो अच्छे रखा है, जल्दी से बताइए। ओके, जल्दी से बताओ सही आंसर क्या होगा इसका? 13th का सी। बिल्कुल, जिस जिस बच्चे ने इसका सी लगाया वो बिल्कुल सही आंसर है, कवक। यानी कि फंगी जो होते हैं वो क्या मैंने आपको बताया था, जीवित होते हैं, और यहां पर क्या बोल रखा? अजैविक, यानी कि जो जीवित नहीं है। तो कवक तो जीवित होते हैं, बाकी मृदा, प्रोटीन और फास्फोरस जो होते हैं वो जीवित नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर था, ये अजैविक नहीं है, जैविक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? यानी कि जो आपका पूरा का पूरा इंटरकनेक्टेड फूड चेन है, जो आपका ग्रुप बनाता है, उसको क्या कहा जाता है? जल्दी से बताओ सही आंसर क्या होगा इसका? इंटरकनेक्टेड फूड चेन को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताओ। चलिए बच्चे कह रहे हैं अभी 14th का सी क्या है? बिल्कुल, जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर 3 लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया, फूड वेब, यानी कि खाद्य जाल। जिस जिस बच्चों ने खाद्य जाल लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या बोल रखा है? खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने के बाद या फिर पढ़ाते समय, कुछ भी हो सकता है, विद्यार्थियों की आपका अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण वायु रचना सबसे प्रभावी होगी? जल्दी से बताइए। मोस्ट इफेक्टिव पूछा गया है जब आप क्या पढ़ा रहे हो, उसको फूड चेन पढ़ा रहे हो। अभी मैं आपको फूड चेन ही पढ़ा रहा था। सही आंसर क्या होगा इसका? सही बताइए। और ये आपका पेडागोजी का क्वेश्चन है, और पेडागोजी कहाँ का है? तो वो आपका सीटेट का पेडागोजी है। ठीक है, ये आपका सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया, और बच्चे पूछते हैं कि सर सीटेट में तो ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। तो देख लो डियर, क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं। चलिए बच्चे कह रहे हैं 15 का डी बिल्कुल सही आंसर है। मैंने आपको पेडागोजी में बताया था कि जीवों के प्ले कार्ड्स के द्वारा, चाहे वो कलरफुल हो चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट हो, अलग अलग कलरों में हम डिस्ट्रीब्यूट करके उसको दे सकते हैं, और खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हो उसको व्यवस्थित करने के लिए कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम उसका पिरामिड भी बना सकते हैं। इस चरण के बाद अगर आप उनको सोचने के लिए बोलोगे तो पहले आप वो रखेगा उत्पादक को, फिर वो रखेगा प्राथमिक उपभोक्ताओं को, और फिर उसके बाद में रखेगा द्वितीय उपभोक्ता को। तो वो क्या बना रहा है? आपका पिरामिड बता रहा है, यानी कि आपका एक कंसेप्ट मैप बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा भी बनाने के लिए हम बच्चों को क्या कर सकते हैं? इंस्पायर कर सकते हैं, ताकि बच्चा सीखने में और आगे बढ़कर चले। ठीक है, लेकिन इसके बाद तो ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल 15 का डी जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया है।
चलिए अब मुझे बताइए कि टोटल 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और बाकी जो मैंने आपको नोट्स पढ़ाए वो नोट्स जो मैं आपको पढ़ा रहा था वो कैसा लगा। बिल्कुल आपके ऐसी इसी प्रकार की पढ़ाई जाएगी एनसीईआरटी की तरफ से, ठीक है। बाकी ये हमारा चैनल है टेलीग्राम का, नोटिफिकेशन आपको यहीं से ही मिलेगा, और बाकी जो हम प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ देंगे वो भी यहां से मिलेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो ये हमारा अपना लर्निंग ऐप है डीके एकेडमी, आप किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ ले सकते हो, यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें 40% का ऑफ चल रहा है, आप परचेज कर सकते हो, और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर टेस्ट भी रखे गए हैं तो आप टेस्ट भी लगा सकते हो। बाकी ये हमारी इंस्टा की आईडी, अगर आप मुझे इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। यूपी टेट स्पेशल है नहीं डियर, ये आपका ये नहीं बोल सकते कि यूपी टेट के लिए, ये नहीं बोल सकते कि सी टेट के लिए, ये नहीं बोल सकते आप एमपी टेट के लिए, ये सब एग्जाम के लिए स्पेशल है, ओके। बिल्कुल क्लासेस रोज होगी, मैंने जो आपको बोला था मंडे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो आज मैंने आपसे क्लास स्टार्ट कर दी है। बच्चे कह रहे हैं 15 का ए क्यों नहीं होगा, ए क्या है डियर, पहली बात आपको यहां पर फूड चेन पढ़ाना है, यहां पर आपको पोषण के बारे में नहीं पढ़ाना। पोषण के बारे में जब पढ़ाओगे तब आप पहली वाले ऑप्शन को लगाओगे, ठीक है। दोनों चीज को अलग अलग है, अगर आपको पोषण पढ़ाना है तब आप पहले ऑप्शन पर जाओगे। फूड चेन में आपको अलग अलग चीजों को, आप ये बताओ सांप के पास जाकर कैसे पूछ सकते हो कि भाई आप क्या खाते हो, सांप के पास जाकर पूछ सकते हो। हाथी के पास जाकर कैसे पूछ सकते हो भाई क्या खाते हो, आप नहीं खा सकते, उनको पूछ सकते हैं, ठीक है। इसलिए वो पोषण के लिए है, ना कि आपकी किस चीज के लिए, फूड चेन के लिए। बच्चे कह रहे हैं सर टेस्ट बहुत कम है ऐप के ऊपर। डियर ऐप के ऊपर जितना हम अपलोड करवा सकते थे करवा दिया है, बाकी अभी जो है वो यूट्यूब के ऊपर पूरा का पूरा फोकस है। आपको ज्यादा से ज्यादा, ऐप के ऊपर कोई समझाने वाला नहीं होता, यहां पर आपको समझाने वाला मिलता है, इसलिए यहां पर हमने ज्यादा फोकस कर रखा है अभी, ओके। चलिए चलिए डियर, बाकी जो भी नोट्स लेने वो आप एप्लीकेशन पर जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का कोई पैसा नहीं है, पीडीएफ कितने प्राइस का है उसको देखने का कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब आप उसको परचेज करोगे तभी आपको लगेगा। एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है, तो जाकर आप देख लीजिएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट मैंने अलग अलग भी डलवा रखे हैं, एक साथ भी डलवा रखे हैं, तो सबका प्राइस अलग अलग है, तो वहां जाकर आप चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए बाकी आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही। अगर चैप्टर अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ हमें जोड़ने की कोशिश कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको भी हम अच्छी से अच्छी क्लासेस देते रहें, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।